तरह व्यवहार कर रही है, पुलिस गार्जियन की तरह व्यवहार कर रही है, और सबसे जो बड़ी बात है कि पुलिस हर जगह नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा एक तरीके से सम्मान है, और मैं समझता हूं कि अपने पूरे जीवन काल में इस तरह की चीजें हमने पहली बार देखी। सही कह रहे हैं आप। कोरोना काल में पूरे डिफरेंट रोल में बरेली जोन की पुलिस थी। हमें कंटेनमेंट जोन में निगरानी करनी थी कि वहाँ कोई अनधिकृत प्रवेश न करे, सर, और जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो भी प्रोटोकॉल बनाया गया है, एसओपी बनाई गई है, उसका पालन किया जाए। फिर जब माइग्रेंट लेबरर्स पैदल जा रहे थे काफ़ी बड़ी तादाद में, उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी, फूडिंग की, उनके लिए पानी की, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने भी सहयोग किया। इवन लंच पैकेट्स भी हम लोगों ने बांटे, और बहुत सारे हमारे इस तरह के केंद्र बने थे जहाँ पर लोगों को टेम्परेरी रूप से रखा गया था और उनको क्वारंटाइन किया गया था। तो वहाँ पे ही पुलिस ने व्यवस्था किया। फिर जो हमारे हॉस्पिटल्स बने थे उसमें भी पुलिस ने अपनी व्यवस्था किया। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अद्भुत मौका था अपनी एसओपी बढ़ाने के लिए, और वो हम लोगों ने किया। रमेश सर, मुझे ये बताइए चैलेंजेस क्या क्या थे उस समय, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस भी थे। आप लोग, ये जोन जो है बहुत सारे अलग अलग प्रदेशों के साथ भी जुड़ता था। मैं देखता था आपके सामने चैलेंज आ गया कि बस की व्यवस्था करिए, तुरंत फटाक से इन लोगों को घर छुड़वाना है। ये सारे चैलेंजेस भी थे, और वो भी हमने बड़े नजदीक से देखे, और आप लोगों ने उसको करने का काम भी किया। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पहली बार हम लोग फेस कर रहे थे जी। अचानक से दवाइयों का अरेंजमेंट करना, बस का अरेंजमेंट करना, जी। अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियोज को फेस करना, उसके लिए इमीडिएटली कोई मैनेजमेंट सोल्यूशन निकालना, साथ ही साथ जो हमारे अपने साथी हैं उनका भी मनोबल बनाए रखना, और वो लोग भी एक बिल्कुल अप्रत्याशित स्थिति में कार्य कर रहे थे, तो उनको भी मैनेज किए रहना और उन लोगों को मनोबल बनाए रखना, और जिससे कि वो पब्लिक और के 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे थे। उनके परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके घर में कहीं ना कहीं कोई मरीज था, कहीं ना कहीं ऐसी सूचनाएं आ रही थी जो एकदम दहला दे रही थी। ऐसी परिस्थितियों में भी वो काम कर रहे थे। आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स थे जो अपने कहीं घर के बाहर के एक कमरे में अपने आप को कंटेन कर लिए थे, बाकी परिवार से दूर रह रहे थे, बाकी परिवार से अलग रहते हुए 18-18 घंटे अपनी ड्यूटीज़ कर रहे थे। और गर्व से आज मैं कह सकता हूं कि उन लोगों ने इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से अंजाम दिया, और इस वजह से जो पुलिस की छवि एक अलग रूप में निखर के आई इस कार्य में, वो उनकी मेहनत और उनके लगन का ही परिणाम है कि हम लोगों के आज हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि जनता, मीडिया, सब लोगों ने सराहा कि वो लोग एक बहुत अच्छा काम किए हैं, और जनसेवा में एक अभूतपूर्व चैप्टर उन लोगों ने जोड़ा। भाई, एक बार जोरदार ताली इन दोनों अफसरों के लिए बनती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इन सारी बातों की तारीफ हुई, और मैं समझता हूं कि इसको हम लोगों ने बड़े करीब से देखा। कई जगहों से हमारे पास रिपोर्ट्स थी, खासतौर पे इस जोन की, इसमें इन लोगों ने शानदार काम किया। सर, कानून व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करें तो इस समय आप लोगों का जोर है कि भाई ऐसे अपराधी जो अपराध कर रहे हैं, या तो वो आपके जोन से बाहर चले जाएं, प्रदेश से बाहर चले जाएं, या तो आत्मसमर्पण कर दें। और आपके जोन में भी बहुत सारे सेंसिटिव जो है जिले हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे अपराधियों को आप लोगों ने सलाखों के पीछे भेज दिया, कितने ऐसे लोग हैं जो जो ये मतलब प्रदेश छोड़ के चले गए, और आने वाले समय में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इलेक्शन। उसमें कहा जाता है अक्सर हथियारों की तस्करी होती है, इलीगल एक्टिविटी होती है, शराब यहाँ कितनी बड़ी एक समस्या है, खासतौर पे नकली शराब को लेके कितने अभियान आप लोग चला चुके हैं। तो उसमें आप लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? एक एक करके तीनों का जवाब आप मुझे दीजिए। पुलिस का जो मेन काम है वो है अपराध नियंत्रण का। दूसरा काम है यदि अपराध हो जाए तो उसका सफल अनावरण हो, मुलजिम की गिरफ्तारी हो, माल बरामद हो, जिसका सामान गया है यथाशीघ्र न्यायालय के आदेश से उसको वापस कर दिया जाए, कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, और जनता की शिकायतों का त्वरित पारदर्शी तरीके से उसका निस्तारण किया जाए। तो हमारा जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो अपराध नियंत्रण की थी। और जो संगठित अपराध हैं, विशेष तौर पे जो माफिया हैं,
इस तरह के जो अपराध हैं उसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके सुनियोजित तौर पे कार्रवाई किया है जी। और लगभग जो है 20 से 25% की वृद्धि हम लोग किया है। और पिछले 2 वर्षों में 2020 में और 2021 में करीब 100 करोड़ से ऊपर ऐसे माफियाओं की संपत्ति जब्तीकरण हुआ है और काफ़ी सारी संपत्तियों को ध्वस्त भी किया गया है। तो ये सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं इसमें। अच्छा सर, एक मतलब क्या कुछ नंबर्स हम लोगों के पास होंगे, आपके पास होंगे, जो लोग आपके जोन को छोड़ के चले गए, ऐसे दुर्दांत अपराधी, बहुत सारे इनकाउंटर आप लोगों ने किए हैं। ये बड़ा डायनामिक प्रोसेस है, छोड़ के जाते रहते हैं, आते रहते हैं और उस पर हम लोग सतत निगाह बना के रखते हैं, क्योंकि अपराध नियंत्रण का एक प्रमुख अंश है इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो जो हमारे अपराधी जेल में रहते हैं उनके ऊपर हम लोग निगरानी रखते हैं कि कब वो बाहर आ रहे हैं, और बाहर आ करके अगर वो सामान्य जीवन यापन कर रहे हैं तो ये भी आवश्यक है कि उनको पुलिस अनावश्यक रूप से न छेड़े, और अगर वो अपराध जगत में फिर से लिप्त होते हैं तो उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करें। रमेश सर, ये बताइए मुझे कि आप क्या बचपन से ही आपने ये ड्रीम देखा था कि नहीं आपको सिविल सर्वेंट बनना है, लोक सेवक बनना है, जनता की सेवा करना है? कब आपके मन में इच्छा हुई कि नहीं मुझे लोक सेवा में जाना है? शायद धीरे धीरे ग्रेजुअली ये चीज़ दिमाग में आती गई कि सिविल सर्विसेज में आना है। कब ये आपको एहसास हुआ कि नहीं मुझे सिविल सेवा में ही जाना है, और किसने आपको ट्विस्ट किया? ट्विस्ट करने में तो मेरे फादर का ही मेन रोल था जी। धीरे धीरे मुझे ग्रेजुअली समझ में आता गया कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, और शायद सिविल सर्विसेज में आके आप ज़्यादा बेटर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपने माइंडसेट के हिसाब से। तो ट्विस्ट करने में मेनली फादर का योगदान था, या मोल्ड करने में उनका योगदान था, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और पुलिसिंग करके अब आपको कितना लगता है कि नहीं आप किस तरीके से जो डेवलपमेंट है या किस तरीके से अपनी भूमिका को जो है अदा कर पा रहे हैं? पुलिसिंग में डेफिनेटली बहुत सारे मौके ऐसे हैं, चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस बहुत हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन बहुत सारे मौके ऐसे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि शायद मेरे पास इससे बेटर और कोई जॉब या सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता था। जब किसी का बच्चा जी जो खो गया हो उसको लाके वापस करो, जी जी, जब किसी के विरुद्ध अपराध होने जा रहा हो उसको प्रिवेंट कर लो, और कोई प्रताड़ित है, कोई किसी के आंसू बह रहे हैं, उसको आप पहुंच पाएं। और मेनली तब पता चलता है अगर आप चले गए हैं उस जगह से और उसके बाद भी अगर सालों तक कोई आपको याद करके धन्यवाद दे रहा है जी, वो सेटिस्फैक्शन अपने आप में एक अलग ही सेटिस्फैक्शन है। बहुत बढ़िया, बहुत जो बढ़िया। एक शायद बार और प्लीज jobs जरा नहीं ताली देते। बजाइए भाई। ये आदमी जो है, जो भी व्यक्ति को दोबारा अगर याद करे उससे लगता है कि उसको न्याय मिला है। सर ये बताइए, कोरोना काल में बहुत सारे फोन आपके पास आते रहे होंगे, बहुत तकलीफ वाले लोग डायरेक्ट आपको पता नहीं कहाँ से। कोई ऐसी घटना याद है जो आपको दिल को छू गई होगी, जिसको आपको लगता है कि नहीं मदद करके मैंने, मतलब मन को एक तसल्ली होती है कि नहीं मैंने ऐसे व्यक्ति की मदद की, ऐसे व्यक्ति के यहाँ दवा भिजवा दी जिससे उसकी जिंदगी बच गई? एक मुझे बैठे बैठे ही जब आप पूछ रहे थे तभी याद आया सर कि शुरुआत में ही 2020 में, सर। ये अप्रैल की बात है, एक व्यक्ति ने हमें फ़ोन किया, सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क किया कि उसकी वाइफ को बरेली में डिलीवरी होने वाली है और वो अकेले हैं घर पे, और उनको नोएडा से यहाँ पे आना था, लॉकडाउन लग चुका था, पास वाला उनको नहीं मिल रहा था। तो उनको हम लोगों ने नोएडा पुलिस से संपर्क करके पास दिलवाया, और रास्ते में भी उनको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए एफर्ट्स किए, और वो डिलीवरी के पहले अपनी वाइफ के पास पहुंच गए, और जब उनके सारे ही चीज़ें प्रोसीजर कायदे से हो गया, सकुशल संपन्न हो गया, बच्चा पैदा हो गया उनकी वाइफ को, तो उन लोगों ने हम लोग को धन्यवाद दिया। तो बड़ा ही सुखद अनुभूति थी। मतलब आप सोचिए कि एक बालक जो है हमेशा अविनाश जी को याद रखेगा, उनके माता पिता याद रखेंगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी की बात माँ बाप के लिए और उस बच्चे के लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इतना कठिन दौर था, आप कहीं निकल नहीं सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, बहुत कठिन था। और मैं समझता हूँ कि एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई। और वो माँ बाप तो हमेशा याद करेंगे अविनाश जी को, हमेशा दुआ देंगे कि नहीं अविनाश जी नहीं होते तो शायद उनका क्या होता। क्यों सर? हाँ डेफिनेटली। और भी बहुत सारे लोग जो घूमने गए थे, नैनीताल गए थे या साउथ में गए थे या केरला गए थे, वहाँ पे फंस गए लॉकडाउन में, उनके पास पहनने को कपड़े नहीं रह गए थे या रहने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ के जो लोकल ऑफिसर्स थे
हमारे बैच के या जूनियर बैचेस के, उनसे संपर्क करके उनको फिर स्पेशल पास दिलवा करके उनको यहाँ पे कम्युनिकेट किया गया, जिससे वो यहाँ पे सुरक्षित तो अपने ऐसे घरों लोगों पे की आ लिस्ट गए। बनाई है तो सैकड़ों हो जाएंगे फिर तो। बहुत बड़ी पूरी संख्या टीम है, बन बहुत बड़ी जाएगी, संख्या है। हमने ही नहीं, पूरे पुलिस बल ने, सब जगह के लोगों ने किया। तो क्योंकि उस समय ऑल ऑफ ए सडन लॉकडाउन लग गया था जी। और जो जहाँ पे था वहाँ पे फंस गया था, तो अपने संबंधों का हर आदमी इस्तेमाल कर रहा था, जो जिससे परिचित था, तो हम लोगों ने काफ़ी मदद किया। बहुत बड़े। रमेश सर, मुझे ये बताइए, आने वाले समय में चुनाव हैं और मैं समझता हूँ कि चुनाव में समय समय पे आप लोग की मीटिंग्स वगैरह हो ही रही हैं, और इसके पहले भी ये, चूंकि बहुत लंबा कार्यकाल है आपका, तो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। फिलहाल अभी जो सरकार काम कर रही है उसका लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है कि भाई कानून व्यवस्था को अगर किसी तरह से कोई भी चुनौती देता है तो वो सरकार के निशाने पे है, और मुझे लगता है चुनाव सकुशल संपन्न कराना वो प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और उसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। तो किस तरीके से आप लोगों की तैयारियां चल रही हैं, या आप लोगों का क्या फोकस है कि नहीं, हम कौन सी बातों पे फोकस करें जो हमें शांति से चुनाव संपन्न कराने के लिए जो है काम करने दें? आप सही कह रहे हैं, चुनाव एक सबसे बड़ी प्राथमिकता का विषय है, और चुनाव में एक दिन की पोलिंग कराने के लिए महीनों की मेहनत जाती है जी। महीनों का होमवर्क होता है। चुनाव से पहले की तैयारियां, चुनाव के दिन की तैयारियां, और पोलिंग के बाद में काउंटिंग तक तैयारी करना, और पोस्ट पोल, इस सब के लिए एक बहुत मेटिकुलस प्लानिंग लगती है। जो माहौल बनाने के लिए, चुनाव के लिए माहौल बने, उसकी कार्रवाइयाँ अभी से शुरू हो चुकी हैं, जिसमें उन लोगों का चिन्हीकरण है, एक वल्नरेबल पॉकेट्स का चिन्हीकरण है, जो ट्रबल मेकर्स हैं उनका चिन्हीकरण है, साथ ही साथ पुराना आपराधिक इतिहास या पुरानी चीज़ें निकाल के देखना। जी। इंटरस्टेट बॉर्डर और इंटरनेशनल बॉर्डर भी पड़ता है हमारे यहाँ, तो उन दोनों के लिए भी जगहों का चिन्हीकरण, और ये देखना कि उस दिन मैनेजमेंट कैसे होगा, कम्युनिकेशंस में कहाँ शैडो एरियाज पड़ेंगे, किन जगहों पे हमारे को एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन चैनल्स की आवश्यकता पड़ेगी, जी। हमारी मैन पावर का क्या रिक्वायरमेंट होगा, मैन पावर को हम कहाँ ठहराएंगे, हाइजीनिक कंडीशंस उनकी अच्छी हों जिससे वो अच्छे और उच्च कोरोना का मनोबल भी से, ध्यान रखना उसमें कोरोना का ध्यान रखते हुए हमारी स्पेस रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं। इन सभी के लिए होमवर्क हम लोग का अभी से स्टार्ट हो चुका है, और तैयारियां हम लोग काफ़ी आगे की हद तक कर रहे हैं। डिफरेंट ड्राइव्स हैं जो क्राइम के हिसाब से हैं कि नॉन अवेलेबल वारंटी जो हैं वो पकड़े जाएं, जो हमारे वांछित अपराधी हैं वो पकड़े जाएं, जी। शस्त्रों के, अवैध शराब के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ हैं वो हों। ये सभी कार्य इस समय अभियान स्तर पे लेके और हम लोगों के द्वारा कार्रवाइयाँ इस समय की जा रही हैं, जिससे कि आगे आने वाले चुनाव को एक और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी है, जो माहौल बनाना है, वो हम बना के दे सकें। बहुत बढ़िया। आशीष, आपके शहर में हैं हम लोग, सवाल आप तो रोज अक्सर मिलते रहते होंगे आप दोनों लोगों से, तो मैं ये चाहता हूं कि कुछ सवाल आपके मन में है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आप दोनों लोगों की बातें भी बताते हैं, बहुत सारे सवाल जवाब बताते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। सबसे पहले तो मैं इंडियन न्यूज़ के मंच पर स्वागत करना चाहूँगा, और ये बरेली का सौभाग्य है जो दो ऐसे अच्छे अधिकारी बरेली को मिले हैं। कोविड के दौरान एडीजी साहब बरेली में थे, और तमाम जो समस्याएं और चुनौतियां बरेली में कोविड के दौरान आई उसको उन्होंने समझा और देखा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर से, क्योंकि रेंज और जोन दोनों के बड़े अधिकारी इस मंच पर मौजूद हैं, बरेली में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है तस्करों के खिलाफ। लगातार उनके जो संपत्तियां हैं उनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, उसको जो मादक पदार्थों के तस्कर हैं वो घबराए हुए हैं। तो इससे पहले आज तक कभी इतना बड़ा अभियान नहीं चलाया गया, किस तरह से इसका पूरा प्लानिंग की गई, किस तरह से, क्योंकि ये जो कौतूहल है ये बरेली की जनता में भी है कि आज से पहले इतने बड़े नशे के कारोबारी कहाँ पर थे, और कैसे ये अभियान जो है सरकार इतनी मजबूती के साथ चला रही है। और सर, क्या बॉलीवुड के तार और भी यहाँ से जुड़े हैं? अगर कुछ जुड़े हो तो वो भी बता दीजिए। ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही स्पष्ट निर्देश शुरू में ही था 2017 में कि कानून का राज होगा, किसी का तुष्टीकरण नहीं होगा, और ये गाइडिंग जो सेंटेंस है इसी से हम लोग जो है कार्रवाई करते हैं। जब भी हम लोग के मन में ये संशय होता है कि किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो तुरंत इस सेंटेंस पे जाए कि कानून का राज होगा। कानून से बढ़कर के कोई भी नहीं है, वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वाइट कॉलर क्रिमिनल हो, चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना जुड़ा हुआ हो, तो हम लोग पूरी तरह स्वतंत्र तरीके से उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं और मेरिट्स के आधार पे
उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और कोई भी इस तरह का हस्तक्षेप, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि पुलिस की वर्किंग में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत होता है, तो फिलहाल अपने लंबे जो हमारा सेवा काल है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल न्यून के बराबर है, नगण्य है, और हम लोगों ने खुल करके पिछले 4.5 साल में काम किया है। अतुल, कोई सवाल? उन्मुख जी, आपके पास कोई सवाल हो? आपकी ससुराल यहाँ पे हैं? तो ससुराल के नाते अगर कुछ पूछना चाहे, दो बड़े अफसर आपके मंच पे बैठे हुए हैं। अतुल भाई, बरेली की जनता भी बैठी हुई है, दो बड़े अफसर आपके बीच में बैठे हुए हैं, आप लोग भी सवाल ले सकते हैं, हम आप लोगों को मौका दे रहे हैं। उन्मुख जी बताइए। मैं आ रहा हूँ, किधर हुआ? मेरी ससुराल जैसे इन्होंने बताया यहाँ है, तो फैमिली में लेडी, थोड़ा सा जो इलाका है वो खंडेलवाल नगर जो है उसे पीछे की तरफ बस्ती जैसे अच्छी नहीं है, तो वहाँ भी एक चुनौतियां हैं वहाँ। हाँ, वहाँ एक शिकायत है लोगों की थोड़ी सी कि रात में भी थोड़ा पुलिस की गश्त होती रहे तो ज़्यादा। देखिए, इन्होंने ससुराल के लिहाज से बताया है। नहीं, तो ऐसे और भी इलाके होंगे बरेली में। नहीं, और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा सर, चूंकि बरेली में निर्माण बहुत हो रहा है, आप देखिए सब जगह बहुत जगहों पे काम लगा हुआ है, ट्रैफिक को लेके भी बड़े चैलेंजेस होते हैं। रमित जी, मैं आपसे इन दोनों सवालों का जवाब चाहूंगा कि भाई ट्रैफिक, और जैसा इन्होंने कहा कि भाई कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहां पे इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, तो पुलिस जो है वो किस तरीके से, क्योंकि भाई पुलिस का तो पूरे जिले में, पूरे जोन में काम करने का है, लेकिन अगर इस तरह की शिकायतें आते हैं तो आप लोग उसको कैसे टैकल करते हैं, प्राथमिकता क्या होती है? हाँ, निर्माण भी ज्यादा होता है, तो जो मजदूर होता है वो आमतौर पे बाहर से ही आता है कहीं से। हाँ, ये भी सही कहा बाहर आपने। के लोग आते हैं तब क्राइम रेट भी अपने हाँ, आप बढ़ फिर जाता है। तब भी बड़ी चुनौती होती है सर। मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करते हुए आपकी बात कहूँगा। सबसे पहले जो आपने महिलाओं के एंगल से कहा, उसके लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। फुट पेट्रोलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर है। फीडबैक्स कॉन्टिन्यूअस ये प्रक्रिया है, फीडबैक्स मिलते रहते हैं कि पुलिस की विजिबिलिटी हमें कहाँ बढ़ानी है। आपने जिस पर्टिकुलर एरिया का मेंशन किया है, इन पर्टिकुलर मैं एश्योर कर सकता हूँ कि ये चीज़ तत्काल रूप से आज ही से स्टार्ट होगी, आज ही से उस एरिया के लिए हम कवर कराएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई, ये बहुत विश्वास की बात है ये आप लोगों के लिए। इसके अलावा हम लोग के फीडबैक मैकेनिज्म्स हर जगह के लिए खुले हुए हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत एक अप्रत्याशित बढ़ोतरी या कदम हुआ है महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, और उसमें सबसे बड़ा मूव है कि महिला बीट मतलब महिला पुलिसकर्मी बीट्स पे लगाई गई हैं, महिला पुलिसकर्मियों को बीट्स बांटी गई हैं, और वो जगह जगह जाके संपर्क करती हैं महिलाओं से और जानने का प्रयास करती हैं कि उनका परसेप्शन क्या है। बहुत बार हम लोग जब चीज़ों को देख रहे होते हैं तो हम पुलिस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, महिलाओं का क्या उस बारे में विचार है, उसको हम लोग आत्मसात करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को बीट में भेज के और उनके भी थ्रू चीज़ें करा रहे हैं। डेफिनेटली एक प्रोसेस है जो हमेशा उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है और करते भी हम लोग रहते हैं। तो ये पहले सवाल का हिस्सा मैं बता के आपको कह सकता हूँ। ट्रैफिक के लिए डेफिनेटली जब बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो नित्य नए चैलेंज होते हैं कि आज इस सड़क पे काम शुरू हुआ है तो हमारे को नया डाइवर्जन लगाना है। डाइवर्जन लगाने के साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उस डाइवर्जन तक को सभी जनता तक पहुंचाना। सोशल मीडिया, चैनल्स, अखबार, इनके माध्यम से नए डाइवर्जन्स लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉटलनेक्स बनती हैं जब 2 सड़कों का या 3 सड़कों का ट्रैफिक एक पे डाइवर्ट होता है। बट ये आगे आने वाले अच्छे दिन की छोटी सी कॉस्ट है जो आज हमें बेयर करनी है। इस बात से हम पब्लिक को और सबको मोटिवेट करते रहते हैं कि आगे हमारा ट्रैफिक और स्मूथ हो, इसके लिए हम आज ये एक प्रयास मुस्कुराहट भेज देते हैं, बोले नहीं भाई अब थोड़ा सा समझो इसको, ये आगे तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रोड हम बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, सरकार बनवा रही है, थोड़ा फंसे रहो ट्रैफिक में, चिंता मत करो। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि जनता बरेली की हम लोग के संग लगातार कोऑपरेट कर रही है। एटलीस्ट वो हमारे प्रयासों से कहीं ना कहीं थोड़ा संतुष्ट हैं कि इसी वजह से हम एक स्मूथ प्रोसेस देखते रहते हैं कि हाँ, ट्रैफिक का बॉटलनेक आने के बाद भी लोग एडजस्ट करते हैं और ट्रैफिक पुलिस उसके लिए नए नए काम करती रहती है। साथ ही साथ जो आपने कहा ये भी एक चीज़ है जो पुलिस की प्रोसेस में है। प्रोबेबली मैं ओपन फोरम में वो सारी
बातें या टेक्निक्स नहीं कहना चाहता हूँ। जब भी कभी बाहर से लोग आते हैं और अंदर मूवमेंट करते हैं, हमारी ड्रिल का हिस्सा होता है उन चीज़ों पे सर्विलांस रखना, उस पे नज़र रखना और उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना कि कहीं इस तरह की चीज़ में बहुत सारे 99% लोग अच्छे लोग हैं जो इस काम में आए हुए हैं, बट कहीं 1% उसके अंतर्गत किसी अन्य उद्देश्य से आके कोई डिस्टर्बेंस ना पैदा करें। इसके लिए हम लोग पहले से होमवर्क करते रहते हैं और उसके लिए हमारी अपनी ड्रिल्स हैं जो इन प्लेस हैं, जिसमें उनसे बातचीत करना, पूछताछ करना सम्मिलित है। तो मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि वो हमारी प्रोसेस जारी है और हम साथ ही साथ हर नए इनपुट को, हर नए फीडबैक को खुले दिल से, ओपन माइंड से स्वीकार करते हैं और उस पर कार्य करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बहुत बढ़िया। अविनाश जी और रमेश जी, आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि जोन के हिसाब से अगर हम देखें तो वहां उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, और चूंकि आप लोग बरेली जोन देख रहे हैं तो उसमें किस तरीके से आप लोगों ने सीक्वेंस बिठाया, क्योंकि पश्चिम के कुछ इलाकों की हम बात कर ले तो कानूनी तौर पर बड़ी चुनौतियां वहां पर रहती थी और वो इस वजह से चर्चा में रहते हैं और वहां कहा जाता है कि नहीं, इस जोन के लिए इस तरह से अधिकारी या इस तरह की व्यवस्था करना जरूरी है। बरेली में क्या इस तरीके की चुनौतियां थी या अब इस वक्त कुछ नए डेवलपमेंट हुए हैं? कोरोना काल में पुलिस की एक अलग भूमिका भी हमने देखी थी, वो हाँ, एक तो अलग हम लोगों ने तरीके की सवाल ये सवाल लिया। हम ये चाहते हैं कि इसी में रमेश सर के सवाल में मैं अविनाश सर से ये सवाल, सर पिंक बूथ की बड़ी चर्चा हुई है और आप लोगों ने, मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में पिंक बूथ बना हुआ हम लोग को नजर आता है, कितना एक्टिव रहता है। कहते हैं कि नहीं, वहां पे अगर कोई व्यक्ति कोई महिला लेके जाए, अपनी समस्या लेके जाए तो उसकी सुनवाई होती है, उसकी सुनवाई महिला करती है, फौरी तौर पे उसको जो है तुरंत ये कोशिश की जाती है कि उसको न्याय मिले। पिंक बूथ को सर समय समय पे आप लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं और मैं ये जानना चाहता हूं कि कितना फायदा हो रहा है उस बूथ से? ऐसा है कि पुलिस में महिलाओं की सहभागिता ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। इस समय 20% रिजर्वेशन है फीमेल्स के लिए, और जब हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं तो आज से 15 साल 20 साल पहले महिलाओं की संख्या पुलिस में बहुत कम थी या नगण्य के बराबर थी। आज की तारीख में हर थाने पे 10-15 महिला पुलिसकर्मी रहती हैं, कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर जी। तो मिशन शक्ति के तहत फर्स्ट चरण में ही हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क बनाई गई थी, पिंक बूथ्स बनाए गए थे और इनको जो है बीट्स पे भी हम लोग भेज रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो कंप्लेनेंट हमारी आती हैं, फीमेल कंप्लेनेंट्स, वो अपनी बात जो जेंट्स हैं उनसे कह नहीं पाती हैं, इसलिए महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है और वहाँ पे वो अपनी पूरी बात बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के रख सकती हैं और उनकी बात सुन करके जिस भी टीम की आवश्यकता होती है उसको गठित करके तत्काल मौके पे भेज करके जांच करवाया जाता है और जो भी कार्रवाई इसमें हो सकती है वो त्वरित गति से की जाती है। बहुत बढ़िया। इसका बहुत ही अच्छा असर हो रहा है और इसका और भी हम लोग इसको सुदृढ़ करेंगे जिससे इसका लाभ और पब्लिक को मिले। रमेश सर, एक चीज और मेरे मन में है, हम देखते हैं कि कोई भी अगर परेशान होता है तो सबसे पहले वो पीसीआर को फोन करता है। पीसीआर को फोन करने के बाद पीसीआर वहां पहुंच जाती है, पीसीआर गवर्न होती है आपके जिले के दूसरे अफसरों के जरिए, उसके बाद बीट का कांस्टेबल भी वहां पहुंच जाता है। उसको लेके समय समय पे बहुत सारी शिकायतें आती हैं, है ना। पीसीआर ने दूसरी कहानी बता दी, बीट कांस्टेबल ने दूसरी कहानी, ऐसी बहुत सारी कहानियां आती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक तो टाइम को लेके आप समय समय पे किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई पीसीआर को कॉल अगर 7 बजे हुई तो पीसीआर कितने बजे पहुंची? एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा, ये जो कहानियों का है, जैसे होता है कि आप देखिए पीसीआर कहानी कुछ और बताएगा और आपका बीट कांस्टेबल, क्योंकि एक ऐसी घटना घटित हुई है, मेरे सामने की बात है, मैं तो इसलिए मेरे मन में ये सवाल है, इसको आप कैसे देखते हैं कि भाई दोनों में आपस में सामंजस्य रहे और दोनों का मेन उद्देश्य हो कि कैसे जो पीड़ित है उसको न्याय मिले? जो आप कह रहे हैं इसको, जैसे पीसीआर जो व्हीकल्स पहुंचती हैं, यूपी 112 का एक डैशबोर्ड है जो हमें बहुत सारा डेटा देता है और उस डेटा की एनालिटिक्स भी हमें देता है। ठीक है। तो रिस्पांस टाइम हम लोग का कितना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉल अप टिल वो अपनी एमडीटी पे अराइवल साइन करता है और फाइनली इवेंट का क्लोजर साइन करता है, ये सारा टाइम्स हम लोग के पास आता है जी। और ये टाइम्स के हिसाब से जिलों की और जोन्स की और सबकी रैंकिंग भी आती है जी। हमारी रैंकिंग इस समय ऊपर की तरफ चल रही है, उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं हम लोग। क्या बात है। और लगातार
उसमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा कल्प्रिट कौन है, कौन आदमी ऐसा है जो पिछड़ रहा है या कौन आदमी ऐसा है जो टाइम ज़्यादा लगा रहा है। भाई एक बार जोरदार ताली बजाइए दोनों अफसरों के लिए, क्योंकि पीसीआर की कॉल अगर इनके पास इनके जिले में जाती है, इनके जो अफसर बैठे हुए हैं उसकी मॉनिटरिंग में ये जोन जो है वो बहुत आगे चल रहा है, यानी बहुत अच्छी पुलिसिंग की जा रही है और जो पीड़ित है उसको न्याय देने की कोशिश की जा रही है। बहुत बढ़िया सर। दूसरी चीज़ जो आपने कही वो भी मैं बता देता हूँ जी। 112 में जो उसका रिपोर्ट होती है वो अपना उसमें इवेंट लॉक करता है। अगर बीट कांस्टेबल और उसके बीच में कोई विरोधाभास आ रहा है तो जनरली इस तरह की चीज़ों को फर्दर इन्वेस्टिगेट करके देखने के लिए ही अलग अलग लेवल के सीनियर ऑफिसर्स बैठाए गए हैं जिनका इंटरवेंशन उसमें होता है। ठीक है सर। अगर हमारे पास एक ऑफिसर आया, मतलब हमारे पास एक कंप्लेनेंट आया है जो ये कह रहा है कि साहब हमारे को बीट वाला सही बात नहीं कह रहा है, तो हमारे पास एस्केलेशन के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं कि उस पर हम कोई राजपत्रित अधिकारी भेजेंगे जी। या बीट की हम डेटा निकाल के देख लेंगे या एमडीटी का डेटा निकाल के देख लेंगे, और अगर उसका विश्वास उस पर्टिकुलर पुलिसकर्मी पे नहीं है तो हम एक निष्पक्ष अलग पुलिसकर्मी भेज देंगे जो जाके उस मौके पे निकाल सकता है कि उसकी सच्चाई क्या है। पक्ष, विपक्ष और निष्पक्ष तीनों जगह से बात विपक्ष और निष्पक्ष। बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ में अगेन आज की तारीख में डेटा एनालिटिक्स का जमाना है। डेटा एनालिटिक्स आप अगर परफॉर्मेंस पे अपना ठीक ठाक काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपको फिर आपको बेरहमी के साथ छांट के अलग कर देता है। मैं वर्ड इसीलिए यूज कर रहा हूँ बेरहमी के साथ। अगर आप ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी कल ही हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे तो उसमें जो डेटा हम लोगों ने छांटा है करीब 2278 बीट्स हैं हमारे पास इस पूरी रेंज में। अच्छा। और उसमें से सिर्फ 122 बीट्स हमने ऐसी छांटी हैं जिसके अंतर्गत हमें और ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। अच्छा। जिनके अंतर्गत हमें निकालना है कि यहाँ पे हमारे पास क्यों अलग लेवल की समस्याएं हैं। मैं उसके बिहाइंड की मैथमेटिक्स पूरी नहीं एक्सप्लेन करते हुए जी। कि अगर हम उस मतलब ये समझ में आ गया कि 122 बीट ऐसी हैं आपके जोन में जी जिसपे लोग काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मतलब ये है कि हमें और उस पे बेहतर ध्यान करने की जरूरत है। जी। हो सकता है उस बीट में कोई नई कॉलोनीज बन गई हो, नए बिल्डिंग्स आजकल बन रही हैं तो पॉपुलेशन बढ़ गई हो, ये कारण हो सकता है कि हमें वहाँ ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं, या ये हो सकता है कि हमारे को वहाँ पे एक्स्ट्रा मैन पावर और लगानी है। दोनों ही कारण में हमारे पास एटलीस्ट वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो हमारे को ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स ग्राउंड पे तुरंत नजर आएंगे। जनता ज़्यादा बेहतर तरीके से सेटिस्फाई रहेगी। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि एनालिटिक्स का ज़माना है जी। बेरहमी के साथ अगर आप ठीक से पॉइंट नहीं काम कर रहे हैं तो पॉइंट आउट करके तो फिर समय आपके साथ बेरहम हो जाएगा। गुप्ता जी आपको सवाल। हाँ सर प्लीज। हाँ प्लीज। यूपी 112 हाँ। ये गेम चेंजर के रूप में उभर करके सामने आई है। पहले आम जन की शिकायत रहती थी कि पुलिस समय से नहीं पहुंच रही है, देर से पहुंच रही है, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में 10 से 15 मिनट में और ग्रामीण अंचलों में 20 मिनट से लेकर के आधे घंटे में अनिवार्य रूप से पुलिस पहुंच जाती है। और वहां जा करके लोगों को शांत कराना, उनकी बात को सुनना, अगर किसी को चोट लग गई है तो फर्स्ट एड बॉक्स भी रहता है, वहाँ पे वो असिस्ट करते हैं, उसको अस्पताल पहुँचाते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई सीन ऑफ क्राइम है उसको येलो टेप से प्रोटेक्ट करते हैं। एक पीआरवी पे दिन भर में 24 घंटे में औसतन 4 इवेंट जनरेट होते हैं। एक इवेंट को अटेंड करने में 1 घंटा लगता है। इस तरह से 4 घंटे तो ये इवेंट क्लियर करने में एंगेज रहते हैं जी। शेष 20 घंटे ये किसी ना किसी स्टैटिक लोकेशन पे रहते हैं। और हम लोग स्टैटिक लोकेशन इनकी इस तरह से फिक्स करते हैं जो हमारी प्रायोरिटी होती है कि सुबह अगर बैंक खुल रहे हैं वहाँ पे लोगों का आवागमन है तो वहाँ पे रहेगा। फिर अगर लड़कियों के बालिकाओं के स्कूल हैं वहाँ पे पोजीशन कर देते हैं। शाम के समय मार्केट प्लेसेस पे, इंटर जंक्शन पे पोजीशन कर देते हैं। तो उन जगहों पर जब पुलिस की विजिबिलिटी रहती है तो सामान्य नागरिक में एक सुरक्षा की भावना का संचार होता है और जो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं उनमें एक दहशत पैदा होती है और वो पुलिस को देख करके अपना रास्ता बदल देते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग जो है वो आम जनमानस में ट्रांसमिट हो रही है।
नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप ही लोग का जोन है, भैंस भी खो जाती तो सर आप ही लोग खोज रहे हैं अभी। तो ये इसी जोन में ऐसी 2 घटनाएं मैं देख चुका हूँ। अभी एक किसी की भैंस खो गई तो बड़ा लंबा उसका चर्चा हो गया था। एक तो पुरानी खोई तो मिल गई थी सर, ये वाली भी शायद मिली गई है। नहीं, बिल्कुल हर आदमी की हर समस्या हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। वो चाहे नहीं, सर, हम लोग साथ में ही हैं उसका आपके। बटुली खो जाए, लोटा खो जाए या फिर भैंस खो जाए। हाँ ओमपाल बताओ क्योंकि क्या जो कहना गरीब व्यक्ति है जी। उसके लिए वही उसकी पूंजी है। नहीं, एकदम ठीक कहा सर। एक बार जोरदार ताली बजाई भाई। गरीब व्यक्ति के लिए वही पूंजी है, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो। सर के दरवाजे खुले हुए हैं, चाहे कुत्ता हो, आपको मिलेगा जरूर, पक्का। ओमपाल बताओ क्या कह रहे हो, बोलो। मैंने खुद देखा जब सपा की सरकार थी तो आजम खान साहब की भैंसें भी शाम तक आ गई थी, और अभी योगी सरकार में एक की घोड़ी गायब हो गई थी। हाँ। उस घोड़ी को भी पुलिस ने खोज दिया। घंटे से पहले बरामद करके उसको बरामद करवा दी। तो एडीजी साहब यही तो कहा कि भाई उसके रोजगार का साधन था घोड़ी, अगर खो जाती तो फिर वो शादी में कैसे लेके जाता। तो इसके लिए तो अलग से धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, और कुछ कह रहे हो, बताओ। रमित जी और अविनाश जी दोनों को ये जनता बरेली की सुनने आई है, तो बरेली के लोगों से ही सवाल ले लेते हैं, क्योंकि मैंने तो रामपुर में देखा किसका कुछ भी गुमा उन्हें मिल गया। हाँ। वो मैंने खुद दिखाया भी है। तो बरेली में कुछ युवा बैठे हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। सर कुछ बताएंगे जरा कि बरेली की कानून व्यवस्था आप लोग कितने संतुष्ट हैं, और कुछ। जी, कानून व्यवस्था तो बरेली की पूर्णतया संतोषजनक है, लेकिन एक विषय में कहना चाहूंगा। हेलो, हाँ, एक बोलिए, विषय में कहना चाहूंगा, यहाँ के बरेली के पास एक कस्बा है नवाबगंज। उस नवाबगंज में एक मोहम्मद ताहिर नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनकी पत्नी पालिका अध्यक्ष हैं वर्तमान में। उन पर लगभग 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें राष्ट्रद्रोह। भाई देखिए बड़े भाई देखिए, ऐसा है कि जैसे इंडिविजुअल मामला है, आपने बता दिया कि उनके दरवाजे खुले हुए हैं, आप कभी भी जाइए, बैठिए, बात करिए, और मैं समझता हूं कि आपके समस्या का निराकरण होगा। हम लोग लार्जर प्रोस्पेक्ट पे पूरे जोन पे बात करें तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। आप कभी भी जाइए, कभी भी, क्यों सर, है ना, आप कभी भी जाइए, दोनों लोगों के इंडिविजुअल दरवाजे खुले समस्या हुए लेकर हैं। के आइए। हाँ। अब आपने संज्ञानित कर दिया तो इसको हम जा करके दिखवाएंगे जी। और बिल्कुल मेरिट्स के आधार पे जो सही कार्रवाई है उसको करवाया जाएगा। गुप्ता जी, आप कोई सवाल एक, हाँ बताइए। सर मैं अपना सवाल पूछूं उससे पहले जी। एक बार निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा जी कि अभी जो कोरोना काल हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवारी हम व्यापारियों की थी कि इस भीषणतम उसमें हमें अपनी दुकान खोल करके लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी, और उस समय कई समस्याएं खड़ी हो रही थी। तो निश्चित तौर पर मैं एडीजी जोन साहब को साधुवाद देना चाहूंगा। अच्छी पुलिसिंग उन्होंने की और हमारे व्यापारियों को काफी अच्छा सुरक्षा का माहौल दिया। और जोन हमारे सारे लोग मिल के ताली बजाइए भाई, सारे। और बहुत हमारे जरूरी है। आईजी साहब की भी 1-2 घटनाएं अखबार में छपी कि जो लोग आए पीड़ित, तो उसमें मानवीय चेहरा देखने को मिला। निश्चित तौर पर आप दोनों अधिकारी बधाई के पात्र हैं। सर आपने अभी जो ड्रग माफिया है इन पर कड़ा प्रहार किया है, इसके लिए भी आप साधुवाद के पात्र हैं, पूरी पुलिस आपकी साधुवाद की पात्र है। लेकिन सर एक समस्या इसमें बहुत जबरदस्त आ रही है, रोज समाचार मिल रहे हैं कि हमारे यहाँ गौकसी बड़े मात्रा में हो रही है। तो इसके लिए क्या कार्य योजना आप दोनों अधिकारियों के मन में है, कृपया बताएं। इसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग हम लोग के द्वारा सतत की जा रही है। पूर्व में जो गोकश हैं, जो बाहर आ गए हैं, उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, और जब भी इस तरह की कोई सूचना मिलती है तत्काल उसमें FIR पंजीकृत करके कार्रवाई की जाती है। फिर उसमें गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाता है और संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाती है। तो पब्लिक बिल्कुल फ्री है, उसको अगर कहीं से इस तरह की कोई इंटेलिजेंस मिलती है तो बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के वो बताए। उसकी गोपनीयता को बना करके रखते हुए केवल उस सूचना पर हम वेरीफाई करेंगे और सत्य पाए जाने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। भाई देखिए, मैं इन दोनों शानदार अफसरों को बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने हमारे सवालों का इतना शानदार जवाब दिया। और मैं समझता हूं कि जिस बेबाकी से इन लोगों ने इस बात को कहा कि भाई हमारे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं, कोई समस्या हो, कोई मतलब कुछ भी, ये बड़े कम लोग कहते हैं भाई कोई समस्या हो, कुछ भी समस्या हो तो दोनों लोगों के आप घर पहुंच जाइए, अपनी समस्या बताइए और निदान लेके चले आइए। तो दोनों लोगों के लिए एक जोरदार ताली दीजिए और मैं ये सेशन को समाप्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रमेश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।